morning, everyone. This is the new chapter that we are starting. It's the chapter number 7, which is our work, power and simple machines. हमारा कार्य, ऊर्जा और सिंपल मशीन्स. ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वर्क क्या होता है. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, एनर्जी, पावर क्या होती है, वर्क डन बाई कॉन्स्टेंट फोर्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट फोर्स से वो काम करता है जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वर्क किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है, और कुछ सिचुएशंस जहाँ पे जो वर्क होता है बेटा वो जीरो होता है इवन द आप फोर्स लगाते हैं ऑल दिस. ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले ना लेट्स लुक क्लियरली एट दिस इमेज फॉर वंस. ओके, नाउ दिस इमेज हैज लाइक three kids. There's kid number 1 here on the blue slide. There's a kid number 2 here on the red slide, and there's a kid number 3 here on the magenta slide. Okay? One is in the like loop-de-loop kind of structure. One is straight slide. One is like bumpy slide. Now, we have few questions before we start this chapter. Okay? कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो हम आंसर करने की कोशिश करेंगे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. फर्स्ट क्वेश्चन इज what will be the magnitude of the velocity of the child at the bottom of the blue slide. जो बेटा ब्लू स्लाइड है उसके एंड में जो बच्चा आया है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या हम पता कर सकते हैं अभी डायरेक्टली. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज will two children of different masses reach the bottom of the same slide with the same velocity. ये क्या कहना चाहता है, अगर दो बच्चे हैं, दोनों का मास, मान लो ये बच्चा है और ये बच्ची है, अगर दोनों का मास डिफरेंट है, अगर वो स्लाइड पे स्लाइड डाउन करते हैं तो क्या वो स्लाइड के नीचे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, अगर वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी. ओके, now the third question is which of the slide will result in the largest magnitude of the velocity for the children at its bottom. तो बेटा ये कहना चाहता है कि इनमें से जो तीन स्लाइड हमारे पास हैं, ठीक है, एक ब्लू है, एक रेड है, एक मैजेंटा है, तो इनमें से किस स्लाइड के एंड पे उस बच्चे की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्या ब्लू वाले की होगी, रेड वाले की होगी, पर्पल वाले की होगी, क्या ये हम बता सकते हैं. सो वी हैव टू कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी फैक्टर्स यहाँ पे मोशन को, वेलोसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं. सो वी विल हैव द एग्जैक्ट टूल्स टू आंसर देम बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर. हम ये सारे क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर के एंड तक आंसर कर पाएंगे धीरे धीरे करके. कुछ नए कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे उस पर वेलोसिटी डिपेंड करती है, क्या वो मास पे डिपेंड करती है, नहीं करती है, फोर्स पे कैसे डिपेंड करती है. ओके, क्या वो पाथ, क्या वो पाथ पे डिपेंड करती है या इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है. ठीक है, ये सब चीज़ें हम एंड में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. हम बात करते हैं एनर्जी की. काफ़ी कॉमन वर्ड है जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, राइट. उसको हम हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता बोलते हैं. एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, और एनर्जी ना हर चीज़ के कोर पे प्रेजेंट होते हैं. हम डे टू डे लाइफ में ना एनर्जी वर्ड का यूज इतना ज़्यादा करते हैं. एनर्जी क्या होती है बेटा, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की क्षमता बेटा क्या होती है, एनर्जी. सो एक चीज़ देखो, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ वर्क है बेटा, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना बेटा, इट वर्क्स वेल फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट अंडर सिंपल फोर्सेस. जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स जो फोर्सेस के जो लॉ है बेटा, वो सिंपल ऑब्जेक्ट और सिंपल फोर्सेस के लिए काम करते हैं. कि एक या दो फोर्स काम कर रहे हैं या बैलेंस है नहीं है, एक सिंपल दिशा में काम कर रहे हैं, एक सिंपल सी बॉडी है, या तो एक कार्ट है या बक्सिया है या एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है राउंड शेप का, राइट. लेकिन सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए और सिंप्लीफाइड फोर्सेस काम करते हैं जब न्यूटन की हम बात करते हैं. बट व्हेन द फोर्सेस चेंजेस विद टाइम, बट क्या हो अगर वो फोर्स कांस्टेंट ना रहे. देखो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पहले क्या था, फोर्स जीरो था. सेकंड में क्या था कि यहाँ पे नेट फोर्स कुछ था. थर्ड केस में क्या था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे थे. ठीक है, बट अगर हम सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दें, हम कह दें क्या हो अगर फोर्सेस टाइम के साथ चेंज हो जाएं और एक्ट्स इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में काम करें. कि एक फोर्स इस दिशा में काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे काम कर रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एंगल है 45 डिग्री का. ठीक है, एक नीचे से काम कर रहा है -45 डिग्री यू कैन से, और जस्ट
180 प्लस 145 इज 235, नो सर इज 225, एक 225 डिग्री एंगल पे काम कर रहा है। डिपेंड करता है आप किस दिशा में इस एंगल को माप रहे हो, ठीक है। या तो भाई फोर्सेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से काम कर रहे हो, यस, या वो लाइक चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ। सो हम न्यूटन का लॉ ना ऐसी सिचुएशन में लगा नहीं सकते अच्छे से, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। न्यूटन के लॉ इन चीज़ों के लिए बने ही नहीं, वो सिंपल सिस्टम्स के लिए बने हैं। सो टू यूज them डायरेक्टली समटाइम्स इज दैट डिफिकल्ट। कि न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन लगाना ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है या फोर्स कॉम्प्लिकेटेड वे से काम कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल फोर्सेज एक साथ काम कर रहे हैं, या फोर्सेज टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम उस केस में हम किस चीज़ की मदद लेते हैं, हम एनर्जी की, पावर की, और सम अदर क्वांटिटीज़ की हम मदद लेते हैं, कि वो डायरेक्टली फोर्स से लिंक्ड होती हैं और फोर्स का काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ही होती हैं वो। सो दिस चैप्टर एक्सप्लोर वर्क, पावर एंड एनर्जी, often is simpler, more powerful way to analyze motion। बेटा वर्क, पावर, एनर्जी, ये जो तरीके होते हैं, जो यूनिट्स हैं, मतलब ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये हमें ना मोशन को थोड़ा और गहराई से समझने की क्षमता प्रदान करती हैं। हम मोशन को, फोर्सेस को थोड़ा डीपली जाके समझ पाते हैं इन तीन चीज़ों की सहायता से, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। प्लस सिंपल मशीन, जो सिंपल मशीन्स होती हैं बेटा, जो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं, या तो वर्क का कोई प्रिंसिपल हो गया, फोर्स का कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल हो गया, एनर्जी का कोई प्रिंसिपल हो गया, उस पर which help us to do any task with less effort। मशीन क्या होती है, जो भी कोई चीज़ जो हमें किसी कार्य को करने में हमें थोड़ी सहायता प्रदान करती है, जिसकी सहायता से हम काम को थोड़ा आरामदायक तरीके से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, राइट। मशीन वही तो होती है, हमारे कार्य को थोड़ा आसान बनाती है। पहले हम पैदल चल के जाते थे एक शहर से दूसरे शहर, अब हमारे पास व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक है, वो सब क्या है, मशीन्स, राइट। जैसे 3 इडियट्स में डालोगे ना, पेन की निब से लेके पेंट की जिप तक, दे ऑल आर मशीन्स, इट इज ट्रू, दे ऑल आर मशीन्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं एनर्जी का। देखो एनर्जी ना हर जगह प्रेजेंट होती है, इस यूनिवर्स में हर जगह एक चीज़ प्रेजेंट है, दैट्स एनर्जी। और जब तक एनर्जी है यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिस दिन एनर्जी खत्म हो जाएगी यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। बट थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है चीज़ें, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आ जाता है फिर, ठीक है। तो हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, बस एक सिंपल सी चीज़ थी। देखो जैसे खाना होता है, फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू वर्क और डू डेली चोर्स। जो हम खाना खाते हैं बेटा, वो हमें चलने की क्षमता देता है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। मैं स्कूल जाके पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो सब एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो खाना मैं खा रहा हूँ, जो भोजन मैं ग्रहण कर रहा हूँ उससे। फूड के अंदर एक केमिकल एनर्जी होती है बेटा, जो फिर मोशन में या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम चलते हैं। ग्लूकोज बर्न होता है, रेस्पिरेशन होता है, और उससे हमें एटीपी मिलती है। एटीपी का हम यूज़ किस में करते हैं, चलने में, राइट। हाँ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है आसानी से। दूसरा एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द फैन टू रोटेट। जो हमारे घर पे बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है बेटा, वो हमारे फैन को, हमारी मशीन्स को, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है काम करने के लिए। जैसे पंखा घूम रहा होता है गर्मियों में, राइट, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेटा, वो रोटेशनल एनर्जी ऑफ फैन में कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही फ्यूल प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर जो फ्यूल होता है बेटा, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर कार टू मूव। जो ईंधन होता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब हमारी व्हीकल्स को, हमारे एरोप्लेन्स को, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन होते हैं, उन सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो बर्न होके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे काइनेटिक मोशन आता है। काइनेटिक मतलब वो चीज़ किससे लिंक है, उसके मोशन से, ठीक है ना। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट टास्क कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। देखो एनर्जी ना मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मल्टीपल फॉर्म में यूज़ भी होती है, ठीक है। कहीं पे वो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही है, कहीं पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कहीं पे वो केमिकल एनर्जी है, राइट, कहीं पे वो सोलर एनर्जी भी है। तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और डिफरेंट तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हमारा काम करने के लिए, डिफरेंट काम्स के लिए ना। वी हैव टू बिल्ड द आइडिया। चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन में आते हैं कि वर्क क्या होता है। लिफ्टिंग द बैग्स ऑफ व्हीट, हम थोड़ा ना एक बार वर्क के उसमें जाते हैं डेफिनेशन में, कि वर्क क्या होता है, हाउ द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। वर्क क्या होता है, कार्य। देखो ये
कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कार्य। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, दैट्स माय वर्क। बट जब हम साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो वर्क की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, राइट। नाउ एक इंसान है जिसका काम है हमें प्रोटेक्ट करना, पुलिस फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं, राइट। एंड उसके अलावा एक इंसान है जिसका काम है कि स्टैचू बन के खड़े रहना, वो अपना काम कर रहा है। बेटा वो रियल लाइफ में वर्क है। बट हम जब फिजिक्स की बात करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जब हम फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है, तो तब वर्क की डेफिनेशन थोड़ी बदल जाती है, ठीक है ना। हम क्या ट्राई करते हैं, एक 5 किलो का हमारे पास आटे का बैग है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको ना अपने सर के ऊपर उठाओ या 1 मीटर हाइट तक लिफ्ट करो और उसको होल्ड करके रखो। एक आटे का बैग है जिसका वेट है 5 kg। मैं चाहता हूँ उसको 1 मीटर लेंथ पे, 1 मीटर हाइट पे होल्ड करके रखो। तो बेटा आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि बेटा देखो, नीचे एक वेट है किसी चीज़ का 5 kg, उसको ग्रेविटी 10 न्यूटन की फोर्स, 10 न्यूटन की एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींच रही है। 50 न्यूटन फोर्स ग्रेविटी लगा रही है इस बैग पे जो 5 किलो का है। आपको 50 न्यूटन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा उस बैग को लिफ्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक है। ओके भाई। नाउ सेकंड सिचुएशन क्या आती है कि अब आपके पास ना 3 बैग हैं सेम 5-5 किलो के। तो मैं कहता हूँ कि अब धीरे धीरे करके ना तीनों बैग को 1-1 मीटर की हाइट पे उठा के रख दो। तो एक सेल्फ है आपका, ये अलमीरा है या सेल्फ है जो इसकी हाइट 1 मीटर है। आपको बैग ज़मीन से उठाना है, आपके सेल्फ पे रख देना है, आपकी टांड पे रख देना है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो या जो भी आप अनाज स्टोर करते हो। तो पहला केस, जब आपके पास केवल एक बैग था, आपने क्या फोर्स लगाया, ठीक है, जिसका वैल्यू थी 50 न्यूटन, ठीक है, उसको ग्राउंड से लेके ऊपर उठाने के लिए 1 मीटर की हाइट तक। तो बेटा मान लो कि उसमें आपने कुछ ना कुछ काम तो किया भाई, अपने फोर्स यूज़ किया, अपनी एनर्जी यूज़ की अपनी बॉडी ने उस बैग को ग्राउंड से लेके 1 मीटर की हाइट तक उठाने के लिए। तो मान लो एक बैग के लिए आपने जितना फोर्स लगाया बेटा एफ, उसमें जो वर्क हुआ वो डब्ल्यू था। मान लो क्या था, डब्ल्यू वर्क क्या था, डब्ल्यू एक बैग के लिए ना। ना अब मैं कहता हूँ आपको 3 बैग हैं जो आइडेंटिकल हैं, एक एक करके आपको सेल्फ पे रखने हैं। तो बेटा तीनों के केस में आपको 50 न्यूटन 50 न्यूटन 50 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस केस में बेटा आपका कितना हो जाएगा टोटल वर्क, एक का वर्क डब्ल्यू, 3 का वर्क 3W, ठीक, वर्क प्लस वर्क प्लस वर्क 3W। ओके भाई, आपने क्या किया है, आपने टास्क को रिपीट किया है, आपने क्या किया, फोर्स बढ़ा दिया। पहले फोर्स एफ था, इस केस में फोर्स 3F है, तो वर्क भी आपका कितना हुआ, 3F हुआ, चलिए 3W हुआ। नाउ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अब आप क्या करते हैं, आपके पास ना 5 किलो के बजाय 15 किलो का बैग है आटे का, आप उसको उठा के सेल्फ पे रख दो। देखो अब आपको हाइट कितनी है, एक 1 मीटर ही है। आपको एक बार में ही बैग को रखना है, वो हाइट चेंज नहीं हुई। बट चेंज क्या हुआ बेटा, जो वेट था आपके बैग का, जो बैग के आपका वेट था, पहले वो केवल 5 किलो था, अब वो 15 kg है, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपका 10 न्यूटन मान लो। तो आपको बेटा उसको 1 मीटर की हाइट उठा के रखने के लिए 150 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए, ठीक है। जो पहले के केस में जब आप डब्ल्यू वर्क कर रहे थे आप 50 न्यूटन लगा रहे हो, अब आप उसका 3 टाइम्स लगा रहे हो, तो आपका वर्क भी 3 टाइम्स लगेगा। भाई कोई चीज़ 3 गुना भारी है तो आपको उसको उठाने के लिए 3 गुना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप 5 किलो का डम्बल आराम से उठा लेते हो, जिम में 10 का उठाते हो आपको ज़्यादा पावर लगती है 2 गुना, ठीक है। तो सेम वही प्रिंसिपल यहाँ भी फॉलो होता है कि the same principle follows here as well. Okay, just give me a second. जब एक 5 किलो का बैग था, आपको 50 न्यूटन फोर्स लगाना था टू बैलेंस इट। जब आप एक एक करके फोर्स लगा रहे थे, हर एक बैग पर 50-50 लगा रहे थे, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका कुल 150 न्यूटन फोर्स हो गया। अब आपका बैग का वेट 15 kg है, तो आपको 3 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज 150 न्यूटन, जब आप नॉर्मल केस में सिंगल बैग के लिए लगा रहे थे, ठीक है। अब एक और सिचुएशन आ जाती है बेटा, पहले के केस में जब आप बैग को 1 मीटर की हाइट पर रख रहे थे, अब आपने क्या किया, वही 5 किलो का बैग आपने 3 मीटर की हाइट पर रख दिया। पहले आप केवल उसको उठा रहे थे सर
ज़मीन से उठा के आपकी कमर तक लेके आ रहे थे, अब आप उसे क्या करो, ज़मीन से उठा रहे हो, कमर से ऊपर, सर के ऊपर से उछाल के उसको ऊपर फेंक दे रहे हो। तो बेटा इस केस में जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, जो एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो बाकी कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, राइट। अगर 5 किलो का बैग है, आप 1 मीटर तक वर्क डब्ल्यू कर रहे थे, 2 मीटर तक 2 डब्ल्यू करोगे, तो बेटा जब 3 मीटर की हाइट है तो आप 3 डब्ल्यू वर्क करोगे, राइट। मतलब क्या, देखो, एक 5 किलो का बैग आपने उठा के 1 मीटर पे रखा, ठीक है, आपने आपकी कमर तक लिफ्ट किया, फोर्स लगा आपको -50 न्यूटन, बिकॉज हम अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड मान, एक बैक डाउनवर्ड्स मान रहे हैं ना, ये mg फोर्स है, इसने आपको बैलेंस कर दिया, f फोर्स है, ठीक। आपने मान लो एक w अमाउंट ऑफ वर्क या कुछ अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, आप अभी 15 किलो का बोरा उठा रहे हो एंड 10 किलो का बोरा उठा रहे हो आटे का, सेम हाइट पे, 1 मीटर पे, तो बेटा आपको दोगुना फोर्स लगाना पड़ेगा, दोगुना एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब अगर वेट आपका अनाज ज़्यादा हो जाता है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इस केस में आप -100 न्यूटन लगाओगे, आपका फोर्स दोगुना हो गया, आपको ताकत भी दोगुनी लगानी पड़ेगी। इस केस में 150 न्यूटन लगाओगे, बिकॉज आपका वेट भी ट्रिपल हो गया। तीसरा केस क्या बेटा, आपके पास 5 किलो का ही बोरा है अनाज का, बट अब की बार आप उसको ना अभी कमर तक नहीं उठा रहे हैं, आप उसको अपनी कमर से 3 गुना हाइट पे उठा रहे हो। आपने कमर तक लाए, जब आपको सर तक लाए, देना आपको सर से ऊपर तक ले गए, जैसे पावर लिफ्टर्स करते हैं, स्नैच एंड लिफ्ट करते हैं वो। तो पहले 1 मीटर में आपने कितना फोर्स लगाया, -50 न्यूटन। दूसरे आपने 1 मीटर और उसको लिफ्ट किया, -50 न्यूटन। एक बार उसको और लिफ्ट किया, -50 न्यूटन। तो बेटा आपको 3 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा, 3 गुना वर्क करना पड़ेगा। जब 1 मीटर आप उस बैग को उछाल रहे थे, उठा रहे थे, तब बेटा आप वर्क कितना कर रहे थे, डब्ल्यू। दूसरे 10 मीटर पे भी डब्ल्यू करोगे, तीसरे 10 मीटर पे डब्ल्यू लगोगे, करोगे। तो बेटा एक 5 किलो का बैग अगर आप 3 गुना हाइट पे उठाते हो 3 टाइम्स पे, तो बेटा आपका वर्क भी, जो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, जितनी आपको पावर लगानी पड़ेगी, जितनी ताकत आपको लगानी पड़ेगी, वो भी कितनी होगी, 3 टाइम्स। कुछ समझ आ रहा है आई गेस। मतलब यार सिंपल करते हैं, सिंपली हमने क्या देखा, इफ वेट इंक्रीज्ड, वेट इंक्रीज्ड, वेट क्या, हमें सिंपल फोर्स लिख लें। बट अगर फोर्स इंक्रीज हो गया था, पहले 5 किलो था, फिर 10 kg का बैग हुआ आटे का, फिर 15 kg का हुआ, तो वी हैड टू अप्लाई मोर पावर, वी डिड मोर वर्क, वी अप्लाइड more force and did more work। तो सीधी सी बात है, कोई इंसान अगर जिम जाता है, किसी ने देखे हैं जो लोग जिम जाते हैं, तो आप देखना, आप 2.5 kg का डंबल उठा के उसको 10 बार रिपीटेशन कर रहे हो ऊपर नीचे, ठीक है, आप अब 5 kg का उठा के कर रहे हो, अब 10 kg का, और 15 का, देन 20 का, बेटा इसके कंपैरिजन 2.5 के कंपैरिजन में आपका वर्क ज़्यादा होगा। 5 kg के केस में आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, आपकी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। कैलोरीज बर्न क्या, एनर्जी ज़्यादा लग रही है ना, वर्क आप ज़्यादा कर रहे हो। अब तब 10 kg उठाओगे तो बेटा और ज़्यादा आप वर्क कर रहे हो, ओके, और ज़्यादा मसल्स टूट रही हैं, कैलोरीज बर्न हो रही है। सेम प्रिंसिपल है, अगर आप फोर्स बढ़ा देते हो, वेट बढ़ा देते हो, तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, इफ़ you keep the force same but increase the, इस केस में हमने क्या इंक्रीज करा बेटा, हाइट या डिस्प्लेसमेंट और द एक्शन ऑफ द फोर्स। पहले वाले केस में जब हम एक कुछ फोर्स लगा रहे थे किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए 1 मीटर के लिए, हमने उसको 2 मीटर कर दिया, 3 मीटर कर दिया, सेम फोर्स आप लगा रहे हो, बट आपको वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, उस चीज़ को एक्स्ट्रा लिफ्ट करने के लिए, यू नीड मोर एनर्जी, यू नीड मोर एनर्जी, यू डूइंग मोर वर्क, डूइंग मोर वर्क। चलो इसको भी समझते हैं। देखो ये वाला केस कैसा था, आप 2.5 kg के डंबल्स के साइज कर रहे हो, देन 5 kg के, देन 10 kg के,
आपका फोर्स वेरी कर रहा है, आपका वेट वेरी कर रहा है, तो आपका वर्क भी वेरी करेगा, आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी एंड यू विल नीड मोर एनर्जी टू लिफ्ट 10 kg इन कंपेरिजन टू 2.5 kg डंबल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप 2.5 kg से एक्सरसाइज करो, बट पहले अगर आप 10 रेपिटेशंस मार रहे थे, ठीक है, आप 2.5 kg का डंबल 10 बार ऊपर नीचे कर रहे थे बाइसेप्स कर के लिए, ठीक है, बाइसेप्स के लिए, अब आप 10 टाइम्स हो जाए उसको 20 टाइम्स कर दो, 30 टाइम्स कर दो, 40 टाइम्स कर दो, तो बेटा 10 रेपिटेशन के कंपैरिजन में जब 20 बार करोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, 30 में और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, 40 में और भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। फोर्स तो सेम लग रहा है राइट, बट आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका मूवमेंट ज़्यादा है इस केस में। तो हम क्या कह सकते हैं, मोर मूवमेंट मोर वर्क, मोर मूवमेंट मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर वर्क इज डन, मोर वर्क इज डन। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। ज़्यादा मूवमेंट करोगे, ज़्यादा हाइट तक उस चीज़ को उठाओगे, तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे अपने ऑब्जेक्ट का, तो बेटा आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और एनर्जी और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक। एनर्जी क्या होती है, कहता कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। वर्क क्या होता है, वर्क इज द रिजल्ट ऑफ एनर्जी, आप एनर्जी यूज करके वर्क करते हो, कार्य करते हो। जैसे देखो हमारी बॉडी में एटीपी है, मैंने पहले पढ़ा था राइट ये चीज़ के बारे कि ग्लूकोज जब बर्न होता है, रेस्पिरेशन होता है, इट मेक्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी आपकी एनर्जी है जब वो कार्य करने की क्षमता प्रोवाइड करती है। आपने वही एटीपी यूज़ की 10,000 स्टेप वॉक करने के लिए, स्टेप्स, ओके, तो आपने 10,000 स्टेप वॉक किए बेटा, वो आपका कार्य है, उस कार्य करने की क्षमता किसने प्रोवाइड की, एनर्जी ने, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको सेंस बना रही हो कि कैसे एनर्जी और वर्क रिलेटेड होते हैं। चलो अब हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में वर्क की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वर्क होता क्या है। द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, so the same idea applies whatever direction of force and displacement points। देखो जो वर्क होता है ना बेटा, ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है फिजिक्स में, ठीक है। जब आप फोर्स बढ़ा दे रहे हो, वेट बढ़ा दे रहे हो, डंबल 2.5 kg से 10 kg ले आ रहे हो, तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। जब आप मूवमेंट बढ़ा दे रहे हो, कि आप पहले 1 मीटर उस चीज़ को उठा रहे थे, 2 मीटर 4 मीटर, या तब आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो डेफिनेशन क्या बेटा, द वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके इंपॉर्टेंट बेटा, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स is equals to the force multiplied by the displacement in the direction of force। ये इन द डायरेक्शन का क्या मतलब है, हम इसकी भी बात करेंगे, चिंता मत करो। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होगा ना अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वर्क का साइन नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क की बात हम फर्दर क्लासेस में करेंगे। अभी आप एक डेफिनेशन याद कर लो कि वर्क क्या होता है बेटा, work done by a constant force equals to force multiplied by the displacement in the direction of the force। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से एंड S से डिस्प्लेसमेंट को। देखो वर्क डन बाय ए फोर्स व्हाइल डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। देखो एक कांस्टेंट फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है, इसने ये डिस्प्लेसमेंट किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसका वर्क क्या होगा बेटा, F इंटू एस। इस केस में एक फोर्स F लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है S, तो इस केस में वर्क क्या होगा, F इंटू एस। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दिस, स्केलर क्वांटिटी। देखो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, बट इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वर्क, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। थोड़ी एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, वर्क किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो एक ग्राफ बोलते हैं, ठीक, उसको वर्क ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बोलते हैं। जूल वर्क की यूनिट होती है, एसआई यूनिट। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। जूल एक साइंटिस्ट के नाम पे थी, सर जूल के नाम पे।
सो द जूल, द रीडिंग वर्क ऑफ ए ग्राफ। हम एक ग्राफ से कैसे वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बेटा जो वर्क डन होगा ना बेटा, वो हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ है ना उसका एरिया होगा। जैसे इस केस में वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो एरिया होगा बेटा इस ग्राफ का, वो किसके बराबर होगा? वर्क के। तो एरिया क्या होता है? सीधी सी बात है, आप फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे। जो फोर्स की वैल्यू है ये, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ये, जो पूरा एरिया कवर अप कर लेगा। तो इस केस में आपका फोर्स क्या है? 10 न्यूटन, एरिया क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1 मीटर। तो आपने कितना वर्क किया? 10 जूल। सो द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए ना। एक डेफिनेशन आती है कि बेटा 1 जूल वर्क क्या होता है, 1 जूल वर्क कितना होता है? देखो वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये वैल्यू 1 है तो फोर्स भी 1 होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी 1 होना चाहिए, सीधा सा है। सो 1 joule of a work is done when a constant force of 1 Newton displaces an object by 1 meter in the direction of the force। कहने का क्या तात्पर्य है कि बेटा वर्क 1 जूल तब होगा जब 1 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे फोर्स की दिशा में। तो जो वर्क हुआ है उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए 1 न्यूटन से, किसके बराबर होगा? आपकी 1 जूल के। ये डेफिनेशन भी रियली इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। 1 जूल किसके बराबर होगा? न्यूटन यूनिट क्या होती है बेटा? 1 kg/s²। और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो बेटा जो देखो इसका आप क्या लिख सकते हो? 1 जूल लिख सकते हो, या आप इसको 1 kg/s², इनवर्स भी लिख सकते हो, सेम बात है। ठीक है ना। एक चीज़ हो देखते हैं, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। हमने पढ़ लिया फोर्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती है। बट वर्क इज जस्ट ए नंबर, इट इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है एक ना। देखो ये केस था जिस केस में आपका फोर्स कांस्टेंट था, हमने क्या बोला है? वर्क डन इज इक्वल्स टू द एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और 1 जूल फोर्स किसके बराबर होता है? जब 1 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट में ले आए, तो बेटा वो वर्क कितना होगा? 1 जूल। बट अभी एक चीज़ देखो, इस केस में क्या था? आपका फोर्स कांस्टेंट था, आपका फोर्स 10 न्यूटन, बट क्या आपका फोर्स रिड्यूस हो रहा हो, या नॉन स्टैंडर्ड फोर्स हो, या नॉन यूनिफॉर्म फोर्स हो, बेटा उस केस में भी ना, जब का एरिया इनक्लोज होगा ना उस ग्राफ में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, वो वर्क के बराबर ही होगा। सो इवन व्हेन द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट भी ना हो ना, वर्क इज स्टिल द एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के अंदर जो एरिया आएगा बच्चा ग्राफ में, वो हमेशा किसके बराबर होगा? आपके वर्क के बराबर। तो देखो अब हमने क्या चीज़ ढूंढी है कि वर्क दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो हमें ऐसे दो केस निकालने हैं जहाँ पे हम बोलें कि आपका जो वर्क था वो जीरो था। तो वर्क दो केस में जीरो हो सकता है, या तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या आपका फोर्स जीरो हो, या एक केस और होता है एंगल वाला, वो हम बाद में बात करेंगे। इन्होंने मेंशन कर रखा है बट इतना डेप्थ में नहीं कर रखा। ठीक है। सो इफ फोर्स इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, द वर्क इज सेट टू बी जीरो नो मैटर व्हाट। ठीक है। पहला केस है व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। मान लो आप ना एक कांस्टेंट फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, बट वो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कि ऑपोजिंग फोर्स इतना हाई है कि आपका अप्लाइड फोर्स उस चीज़ को काउंटरैक्ट नहीं कर। जैसे आप दीवार को धकेल रहे हो भाई, सीधी सी बात है, आपका दीवार मूव नहीं करेगा, आप कितना भी उसको पुश कर लो। आपने एनर्जी लगाई है बट आपका डिस्प्लेसमेंट आया ही नहीं। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा साइंटिफिक टर्म में। भले आप सारा दिन उस दीवार को धकेलते रहो, आप पूरा थक जाओगे, एनर्जी आपने लगाई है, ठीक है, वर्क आपका साइंटिफिकली जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो था इस केस में, तो वर्क भी क्या होगा बेटा? जीरो। देखो आप पूरे दिन अगर दीवार को पुश करते रहोगे बेटा, यू विल स्टिल फील टायर्ड, आपको थकावट होगी। योर मसल्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, आपकी मसल से पावर तो लगा रहे हो, एनर्जी तो यूटिलाइज हो रही है, टीपी बर्न हो रही है, बट उससे कोई सब्सटेंशियल फोर्स नहीं लग रहा कि जो दीवार को पुश कर सके, उसको डिस्प्लेसमेंट दे पाए। ठीक है, बट साइंटिफिकली आपका वर्क डन जीरो होगा यूजिंग योर बॉडीज इंटरनल एनर्जी इवन दो साइंटिफिकली नो वर्क इज डन ऑन द वॉल। आपने वॉल के ऊपर कोई कार्य नहीं किया, भले आप सारे दिन उस पर कितना ही पुश करते रहो, खुद को कितना ही थका लो।
सेकेंड केस क्या होता है बेटा, जब फोर्स जीरो होता है। एक थर्ड केस होता है स्पेशल केस, जब आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, 90 डिग्री होता है इनके बीच में एंगल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर कैरिंग ए बॉक्स वाइल वॉकिंग। देखो आप एक बॉक्स को कैरी कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट राइट दिशा में है, बॉक्स का एक वेट है mg, आपने उसको उठाने के लिए एक अपवर्ड फोर्स लगा रखा है एफ फोर्स। ठीक है। तो इस केस में बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट राइट दिशा में है, आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका फोर्स अपवर्ड है, तो बेटा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस केस में ना हमेशा आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो। सो यू pushes the box up to balance its weight while it is you are moving in the horizontal direction। ठीक है, वही हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, बक्सा हमारा पे फोर्स लगा रहे हैं हम अपवर्ड। सो नो डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। रीजन क्या है बेटा, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट या तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। ठीक, वो हाथ या दूरी डेफिनेशन थी, वो पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन है। ये पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन हमेशा याद रखना, पॉजिटिव वर्क। ठीक है। अगर आप वर्क की डेफिनेशन पढ़ना चाहो, वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट दैट फोर्स ब्रॉट बाय। वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स हो सकता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो सकता है, बट अगर वो परपेंडिकुलर है बेटा, देन उस केस में आपका वर्क जीरो होगा, क्योंकि ना आपके फोर्स के कारण वो वर्क मतलब डिस्प्लेसमेंट उसकी तरफ हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है। तो इस केस में आपका क्या होगा, वर्क डन जीरो। ठीक है। रीजन मैं आपको दूंगा, चिंता मत करो, जब 11th क्लास में जाओगे, आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, तब यू विल लर्न टू कैलकुलेट द वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मीट्स एट एन एंगल। हियर्स द थिंग, देखो पहली चीज, फोर्स से ना डिस्प्लेसमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वो होते हैं नेगेटिव वर्क। ठीक है। बट जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, बेटा उस केस में आपका वर्क जीरो होता है। चलो आपको रीजन देता हूँ। ठीक है। जब आपका वर्क होता है ना बेटा, वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो बराबर होता है बेटा आपके एफ एस कोस थीटा के। थीटा आपका एंगल है, जो एंगल है ना आपका, आपके डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है ना, दिस इज आपका फोर्स, दिस इज आपका डिस्प्लेसमेंट, इसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है। तो बेटा आपका वर्क किसके बराबर होता है एक्चुअली में, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। जब इन द डायरेक्शन ऑफ, जब इन द डायरेक्शन ऑफ वर्क होता है ना बेटा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो थीटा आपका जीरो होता है, कोस थीटा आपका वन होता है। तो आपका वर्क इस केस में क्या हो जाता है, एफ इंटू एस। ठीक है। ये सबका पहला केस। जो दूसरा केस लेके आता है, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो आपका वर्क क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। ठीक है। और थीटा इस केस में बेटा 180 डिग्री है, वो किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है। तो इसके साथ वर्क क्या होगा बेटा, नेगेटिव एफ एस। ठीक है। थर्ड केस क्या होता है बेटा, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एफ एंड एस। तो जब आपका कोस थीटा होता है ना बेटा 90 एट 90 डिग्री, वो जीरो होता है। जब आप 10th क्लास में जाओगे ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप, चिंता मत करो, कोस 90 इज इक्वल्स टू जीरो, तो बेटा वर्क भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही रीज़न होता है कि आपका फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होते हैं, तो आपका जो वर्क होता है वो जीरो होता है। सो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, मैंने वर्क के बारे पढ़ा, वर्क यूनिट के बारे पढ़ा, 1 जूल किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट कब सॉरी फोर्स कब, फोर्स जब जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होता है, तब वर्क हमारा जीरो होता है। स्पेशल केस, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तब भी आपका वर्क जीरो होता है। So this was it for this class. I'm going to see you in the next class.